हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हमारे साथ दोनों ही बाइक यामाहा की मौजूद है। आप देख पा रहे हैं दोनों ही तकरीबन 150 सीसी की ऑफरिंग में आती है यामाहा की तरफ से। 2023 यामाहा FZS वर्जन 4 और 2023 यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 दोनों में ही कंपनी ने भारी अपडेट दी हुई है और एक कॉमन सा डाउट बना हुआ है कि दोनों में से मेरे लिए खरीदना कौन सा सही होगा। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों की यही जो डाउट है दूर करने की कोशिश करूंगा। प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन, क्या सिमिलरिटीज है, क्या यहां पर चेंजेस मिलेंगी और चलाते वक्त दोनों बाइक आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस दे सकती है, जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सन ऑटो कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता, कृष्णनगर या कालना में रहते हैं, कोई भी आप यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए भाई लोग राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और भाई लोग राइड पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इन दोनों की एक शॉर्ट वॉक अराउंड देना चाहूंगा ताकि बता सकूं कि कंपनी यहां पर प्रोवाइड क्या क्या करा रही है। चाबी अगर आप लोग देखते हैं दोनों में ही नॉर्मल की आप लोगों को देखने को मिलती है और यहाँ पे जैसे आप इसकी की ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं जो एलईडी आपको यहाँ पर जो DRL है वो जलती हुई दिख रही है। बाकी जैसे आप इसकी जो इग्निशन उसको ऑन करते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसकी ऑन करते हैं कि मैं FZS की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप लोग को DRL तो दिख जाती है LED में, लेकिन आप लोग को यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं दिखता। यहाँ पर भी आप लोगों को इसकी जो लैम्प है उसको जलाने के लिए इग्निशन जो है उसको ऑन करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों ने पहला डिफरेंस देख लिया दोनों की हेडलैम्प में। बाकी अगर आप नीचे जा रहे हैं तो सस्पेंशन में यहाँ पर मैं बता दूं आप लोग को यहाँ पर USD देखने को मिल रही है MT-15 में, लेकिन यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक देखने में मिल रही है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 100/80 सेक्शन की टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील की जो डिजाइन वगैरह है उसमें आपको बहुत सारे चेंज देखने में नहीं मिलेगी। दोनों अगर मैं यहाँ पर MT की बात करूँ तो डुअल चैनल ABS भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं FZS वर्जन 4 में तो यहाँ पर सिर्फ आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो अभी भी देखने को मिल जाती है, जिसको कंपनी ने हाल ही में अपडेट दी हुई है। बाकी अगर आप इसकी ये डिस्क देखते हैं तो दोनों में ही आप लोग को 282 mm की जो ये डिस्क ब्रेक है आप देख सकते हैं, दोनों में आप लोग को सेम देखने को मिल जाती है विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। दोनों में आपको बाई ब्रेक कैलिपर भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने आप लोग को जो फ्रंट वर्जन था पूरी तरीके से बता दिया है। और चलिए अब इन दोनों की जो पावर हाउस है, मतलब मैं यहाँ पर बेसिकल इंजन की बात करूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर MT-15 में आप लोग को 155 सीसी SOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। 18.4 PS की मैक्स पावर और 14.1 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ ही यहाँ पर आप लोग को असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो इंजन आपको मिल रही है 149 सीसी SOHC 2 वैल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। तो पहला आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लिक्विड कूल्ड है इसलिए देख सकते हैं रेडिएटर वगैरह है, लेकिन यहाँ पर एयर कूल्ड है। और साथ ही यहाँ पर अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो काफी कम है, 12.4 PS की मैक्स पावर और 13.3 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। मैंने आपको ये भी बताना है कि आप यहाँ पर अगर VVA देख रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने में नहीं मिलती है। तो मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में बता दिया है। अब अगर आप रेयर सेक्शन में आ रहे हैं तो मैं बता दूं चक्के में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों बाइकों में देखने में नहीं मिलेगी। MT-15 में यहाँ पर आप लोग को 140/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी मैं कह दूं ये रेडियल टायर है और टायर अगर आपको यहाँ पर भी मिल रही है 220 mm की जो डिस्क है वो मिल रही है। ABS का जो रिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन है येलो कलर की वो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। लेकिन अगर आप FZS वर्जन 4 में आ रहे हैं यहाँ पर भी रेडियल टायर है, 140 सेक्शन की टायर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 140/60 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। बाकी 17 इंचेस का अलॉय व्हील यहाँ पर भी है। जो आप डिस्क वगैरह देख रहे हैं 220 mm की यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वैसा कोई चेंज नहीं है। लास्ट में मैं आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में काफी ज्यादा चेंज आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 810 mm की देखने को मिलती है, FZS में आप लोग को 790 mm की देखने को मिलती है। टैंक कैपेसिटी MT में 10 लीटर की है और FZS वर्जन 4 में यहाँ पर 13 लीटर्स की देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस MT में 170 और यहाँ पर आपको 165 की मिल रही है। साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर दोनों में ही है। यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड नहीं मिलती है, यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड भी देखने को मिलती है और साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को दोनों ही बाइकों में देखने में मिल जाती है। और अगर मैं यहाँ पर ये कंसोल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोग को स्टार्ट करके बताऊँ तो देख सकते हैं हाई बड़ी लिखकर यहाँ पर आती है। बाकी बहुत ज़्यादा शायद विजिबल अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को स्पीडो ओडो टैको सब कुछ देखने में मिलती है। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो यहाँ पर आप फोन अगर आप यहाँ पर यामाहा कनेक्ट ऐप अगर आप डाउनलोड करके फ़ोन में इंस्टॉल करके अगर आप ब्लूटूथ के सहारे इस कंसोल को जोड़ते हैं तो SMS कॉल अलर्ट वगैरह भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को गियर पोस्टर सेंसर भी दिख रही है। बस एक ही डिफरेंस यहाँ पर है जो कि आप लोगों को गियर पोस्टर सेंसर देखने में नहीं मिलते है। इसके अलावा जो आप MT में जो आप लोगों को मीटर कंसोल मिल रहा है करीबन सेम मीटर कंसोल आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाती है। इसके अलावा भाई लोग जो और कुछ है चलिए उसके बारे में राइड करते हुए बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोग को इन दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। सबसे पहले चलिए यहाँ पर MT-15 की एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ 2023 यामाहा FZS वर्जन 4। फर्स्ट गियर पर डाल दिया है और जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ आप लोग को 12.4 PS की पावर सेकेंड गियर, और ये आ गई है थर्ड गियर पर। बाकी मैं कह सकता हूँ सेकंड गियर तक आप लोग को ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस निकाल कर देती है। थोड़ा बहुत अगर आप वेट के साथ भी इस बाइक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आराम से उठा सकते हैं। वैसे आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सीट के बारे में अगर बात करूँ भाई लोग, तो यहाँ पर आप लोग को ना ये थोड़ी सॉफ्टर साइड पर दिखेगी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और राइडर पिलियन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह भी है बैठने के लिए, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम भी फील नहीं होनी चाहिए। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी है, तो पिलियन को कोई डर भी नहीं होने वाला, आराम से पकड़ के बैठ सकता है या फिर बैठ सकती है। और वही अगर मैं आप लोगों को राइडर पोजीशन के बारे में बताऊं, तो हाथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और आपको ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत हल्का सा झुक रहा है। और अगर आप फुट पेग्स देख रहे हैं तो रेयर फिटेड है, तो मतलब कंफर्टेबल राइडर पोजीशन भी है, साथ ही थोड़ी वो स्पोर्टी फील भी आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और पीछे कोई है नहीं। चलिए अब गाड़ी को जो हम लोग मोड़ कर मैं आप लोगों को बता दूँ, विदाउट पैर नीचे रखे आप देख सकते हैं छोटी सी जगह पे मैंने गाड़ी को यहाँ पर मोड़ लिया है। तो मतलब इसकी जो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो टर्निंग पोजीशन है, शॉर्ट टर्निंग रेडियस में आप लोगों को यहाँ पर गाड़ी मुड़ती हुई भी देखने को मिल जाएगी। और अब मैं आप लोगों को स्पेसिफिक थोड़ी सी इंजन के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर ये जो आप क्लच एक्शन देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि ये मिड साइड पर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स के साथ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील वैसे नहीं होनी चाहिए। और अगर गियर देखा जाए भाई लोग, तो यहाँ पर आप हल्का सा एफर्ट आपको यहाँ पर लगाना हो रहा है। हाँ, बाकी टक साइक साउंड हो रहा है, क्लिक साउंड आपको मिल रहा है, सेटिस्फैक्टरी आपने जो गियर शिफ्टिंग है वो किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसमें से गियर से रिस्पांस या फिर जो क्लच रिस्पांस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। लेट्स सी ये कितने सेकेंड्स में अचीव कर सकती है। वाइब्रेशन अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आई है और स्टेबिलिटी का भी कोई इशू मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। और ये इसने 100 भी अचीव कर लिया है। बाकी आप लोगों ने देखा है 0 to 60 बहुत जल्द अचीव कर लेती है, 100 तक पहुंचने में थोड़ी सी समय ये लेती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा वाइब्रेशन मैंने ऑलरेडी कहा है 90 के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो हल्की सी समझ में आती है, लेकिन स्टेबिलिटी का इवन स्पीड ऑफ 100 यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं कहना चाहूँगा आप इसको अराउंड मतलब 70 तक रखिए, आप लोगों को अच्छी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी देखने को मिल जाएगी, अच्छा राइड आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और साथ ही माइलेज भी आपको करीबन मतलब अगर आप 70 तक जा रहे हैं करीबन आपको 40 तक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल सकती है। और एक्सेलरेशन के बाद भाई लोग यहाँ पर अभी इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी करना बनता है। सिंगल चैनल ABS है लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को तो अभी मैं टेस्ट करके आप लोग को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ब्रेकिंग टेस्ट है। पहले रियर टेस्ट करेंगे, देन पहले फ्रंट टेस्ट करेंगे, देन रियर को टेस्ट करेंगे, देन दोनों को साथ में बारी बारी से टेस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 60। और ये ब्रेक अप्लाइड। बाकी भाई लोग कहना होगा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है 60 से 0 में आने में 2 से 3 सेकंड की समय इसने लिया होगा। और ये एक बात है ना कि इसका जो रिप्लाई है, इसका जो रिस्पांस है, इसका जो बाइट है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रंट में से 282 mm की यहाँ पर आपको जो ये मतलब ब्रेक डिस्क देखने को मिल रही है, उससे रिस्पांस आपको काफ़ी अच्छी है और ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ी आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं सेम एट द स्पीड ऑफ 60। और ब्रेक अप्लाइड। हाँ, ये आप लोगों ने देखा है भाई लोग कि हल्का सा जब आप एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं ना, तब आप लोगों को ये हल्का सा स्लिप होती हुई महसूस हो रही है। अब ये नहीं होगी, कैसे नहीं होगी वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक बार गाड़ी को पहले मोड़ लेते हैं। देखिए इसको स्लिप ना हो इसलिए आपको क्या करना है, पहले आप लोगों को हल्का सा जो रियर ब्रेक है वो प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर सामने में ABS दी हुई है। तो उसके बाद आप ABS को अप्लाई मतलब ABS का यूज़ करते हुए फ्रंट ब्रेक को आप अप्लाई कीजिए। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ सेम एट द स्पीड ऑफ 60। और पहले मैंने रियर ब्रेक और साथ में मैंने फ्रंट ब्रेक को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। देखिए आराम से गाड़ी स्लिप भी नहीं करी और आराम से गाड़ी खड़ी हो गई है। तो ये चीज़ें अप्लाई कीजिएगा, पहले रियर ब्रेक एंड देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद फ्रंट ब्रेक। गाड़ी आपको अच्छी यहाँ पर जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो निकाल कर दे देगी। और भाई लोग अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगा। सस्पेंशन अगर आप देखते हैं तो चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, आप लोगों को मिड साइड पर देखने को मिलेगी। बाकी एडजस्टेबल है, तो रियर सस्पेंशन अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी। मैं तो कहना चाहूँगा कि फैक्ट्री फिटेड जो सेटिंग आती है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर इसको अगर मैं ऑफ रोड पर भी लेके चलूँ तो ये देखिए
यहाँ पर जो ऊंच नीच है रास्ते में, जो खड्डे वगैरह है वो आपको समझ में आ रही है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम बहुत ज़्यादा आपकी जो बैक है ना उसको वो फील भी नहीं करा रही है। तो अगर आप कॉर्नरिंग ले रहे हैं या फिर अगर आप यूटर्न्स वगैरह ले रहे हैं, आप टॉप स्पीड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे क्रूजिंग में जा रहे हैं, तो आपको हर एक पोजीशन में ना, चाहे वो थोड़ा बहुत गड्ढा पर भी अगर आप जा रहे हैं, तो हर एक पोजीशन में यहाँ पर जो सस्पेंशन की जो सेटअप है आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा गड्ढे पर अगर आप जा रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको फील कराएगी, क्योंकि पीछे आप लोगों को मोनोशॉक मिलती है और दोनों ही सस्पेंशन चाहे फ्रंट हो चाहे रियर आप लोगों को मिड साइड में सेट की हुई देखने को मिलती है। और अगर मैं आप लोग को हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो ये जब मैं कर रहा हूं ना, ये देखिए 136 किलोग्राम की वेट है लेकिन जब मैं ये कर रहा हूं ना तो मुझे ये बिल्कुल भी वो जो वेट है इस गाड़ी की 136 किलोग्राम वो मुझे नहीं समझ में आ रही है। लेकिन एट वेरी सेम टाइम मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पे ये भी कहा था कि जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, जब आप 100 पर जा रहे हैं या फिर अगर आप टॉप स्पीड पर भी चढ़ रहे हैं ना, गाड़ी आपको उतनी ज़्यादा स्टेबल भी फील होती है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। अगर गाड़ी आपको यू टर्न्स करते वक्त या शॉर्ट टर्न्स देते वक्त आपको हल्की भी फील हो रही है और टॉप स्पीड पर आप लोगों को यहाँ पर उतनी ज़्यादा स्टेबल भी मिल रही है। तो ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं गाड़ी की काफ़ी सही है। मिरर से अगर आप देख रहे हैं तो ये जो रियर व्यू मिरर है ये अगर थोड़ी सी और बड़ी होती, रियर व्यू मुझे मेरे हिसाब से थोड़ी सी और आपको अच्छी मिल सकती थी। बाकी ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन हाँ इसमें अच्छी होने की और ज़्यादा गुंजाइश इसमें बनती है। और अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ओवरऑल फील मुझे कैसे मिल रही है, फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप सिटी राइड्स के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए अगर आप इस बाइक को लेना चाह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया एक पैकेज आप लोगों के लिए बिल्कुल बन सकती है। बस एक ही चीज़ की मुझे यहाँ पर कमी फील होती है, वो है इसकी गियर पोजीशन सेंसर। उसके अलावा थोड़ी सी आप नज़र जैसे नीचे कर रहे हैं, स्पीडो, ओडो, टैको, यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप 1, ट्रिप 2 वगैरह सब कुछ, टाइम वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल यहाँ पर राइड करते वक्त ना, एटलीस्ट अगर आप सिटी राइड कर रही है, अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जाना चाह रहे हैं, अगर आप हाईवेज पर क्रूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2023 यामाहा FZS वर्जन 4 के बारे में बताया है। और चलिए अब इसके मुकाबले आप लोगों को MT-15 में कितना अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, चलिए वो देख लेते हैं। और चलिए भाई लोग अब राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब 2023 यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 और फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर तक में भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी रिस्पांस देखने को मिल रही है। अब अगर आप कंपेयर करते हैं विद FZS वर्जन 4 तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 6 PS तक की पावर और करीबन 0.7 से 0.8 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है और वो समझ में आ रही है यहाँ पे। बाकी FZS भी मतलब सिटी राइड्स वगैरह के लिए बहुत सही रिस्पॉन्स निकाल कर देती है, लेकिन अगर आपको तगड़ा, अगर आपको एक रेसिंग सेंस चाहिए गाड़ी में, अच्छी आपको एक्सेलरेशन चाहिए, अच्छी टॉर्क चाहिए, थोड़ी सी लोड के साथ भी अगर आप कैरी करना चाह रहे हैं बाइक को, तो यहाँ पर आपको कोई निराशा नहीं होगी और इवन बेटर देन FZS आप लोगों को यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर राइडर पोजीशन के बारे में बताऊँ, और उससे पहले पीछे यहाँ पर कोई है नहीं, टर्निंग रेडियस जो उसको भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि FZS और इसमें टर्निंग रेडियस में ना आप लोग को यहाँ पर मोड़ने में बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ उसकी 136 किलोग्राम की वेट है, इसकी 141 किलोग्राम की, तो 5 किलो जो मतलब ज़्यादा यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये मतलब जो राइडर पोजीशन है उससे यहाँ पर ये हैंडल की जो मतलब डिस्टेंस है ना, ये आपको यहाँ पर बहुत कम महसूस होती है। यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि गाड़ी की जो ओवरऑल मतलब व्हील बेस है ना, वो भी आप लोग को यहाँ पर मतलब थोड़ी कम ही दिखाई देगी। अगर आप इसको और भी अगर सीसी में और अगर आप बाइक से कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि डिस्टेंस थोड़ी कम है। राइडर पोजीशन के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो हाँ, यहाँ पर आप थोड़ी सी ज़्यादा सामने की तरफ झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू FZS। और फिर आप फुट पे अगर देखें तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, दोनों में आप लोगों को रियर फिटेड फुट पे ही देखने को मिल रही है। हैंडल बार की अगर आप पोजीशन देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपको चौड़ी यहाँ पर बिल्कुल महसूस होगी, बाकी वो थोड़ी सी ऊपर थी, यहाँ पर ये थोड़ी सी नीचे आपको महसूस हो रही है। और अगर मैं पिलियन के बारे में बताऊँ भाई लोग, तो हाँ यहाँ पर अगर दो हेल्दी लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो पिलियन को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिलियन का जो सीट है आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज FZS को मिलती है। अगर थोड़ा लॉन्ग राइड पे एक पिलियन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो FZ आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगी। बाकी जैसे एक अगर आप राइड, अगर एक हेल्दी और एक अगर थोड़ा दुबला पतला, अगर पीछे कोई बैठ रहा है या फिर अगर सामने दुबला पतला है पीछे हेल्दी बैठ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी वैसे आपको फेस नहीं होगी। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोग को इंजन के बारे में स्पेसिफिक बताऊँ। दोबारा गाड़ी को मोड़ लेते हैं, मोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिना पैर रखे यहाँ पर मैं गाड़ी को बिल्कुल मोड़ पा रहा हूँ। और अब स्पेसिफिक थोड़ी सी इंजन के बारे में बात करते हैं। अगर आप क्लच देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर लाइटर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग को असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिल रही है, और स्लीपर क्लच की वजह से ना यहाँ पर आप लोग जो एग्रेसिव डाउन शिफ्ट है, चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हैं चाहे डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आप हाई स्पीड से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रियर जो टायर स्लिप करने की पॉसिबिलिटी होती है वो वहाँ पे बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज है जो आप लोगों को FZS में देखने को नहीं मिलती है। और मैं अगर आपको यहाँ पर गियर शिफ्टिंग्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी और ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल रही है गियर बॉक्स में। बाकी हाँ वो भी बहुत सही है, FZS की जो गियर शिफ्टिंग है वो भी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है, काफ़ी सही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा
ज़्यादा स्मूथनेस के साथ ही शिफ्ट हो रही है, चाहे अप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो। और चलिए अब अगर मैं इतना कुछ आप लोगों को इंजन के बारे में बता रहा हूँ तो इसकी भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता दूँ। फर्स्ट गियर पर डाल दिया है, यहाँ पर भी 3 हॉर्न के साथ। ये आप लोगों ने 60 तक देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 100। ओह माय गॉड, इट्स टू फास्ट। और ये तो कहा जा सकता है कि अगर आप 0 to 60 देख रहे हैं, या फिर आप लोगों ने भी देखा था 7400 के बाद जैसे जा रही थी यहाँ पर VVA भी एक्टिवेट हो गई थी, तो ये बात बहुत ज़्यादा एविडेंट है भाई लोग कि VVA जब एक्टिवेट हो जाती है ना तो मतलब इसकी जो स्पीड है ना वो तुरंत और ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ना शुरू कर देती है। हाँ भाई लोग, यहाँ पर 6 PS तक की जो पावर है ज़्यादा व्हेन कंपेयर टू FZS वर्जन 4 आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रही है। बाकी एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर ये वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं 90 के बाद, मैं कहूँगा यहाँ पर भी थोड़ी बहुत समझ में आती है। बाकी ग्लव्स जूते पहनने से शायद वो भी बहुत ज़्यादा समझ में ना आए। और स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, हाँ अगर आप 110-15 के ऊपर जा रहे हैं तो हल्की सी वो आपको फील हो सकती है। बाकी अगर रोड सही है और हवा वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब विंड ब्लास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है तो शायद आपको वो मतलब स्टेबिलिटी में भी इशू फील ना हो। लेकिन हाँ 115-20 के बाद थोड़ा सा आपको फील हो सकती है। अगर आपका कोई दूसरा एक्सपीरियंस रहा है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं कहूँगा आप 70 से 80 के बीच में रखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आपको मिल जाएगी। और माइलेज भी वहाँ पर करीबन आपको 35 से 40 किलोमीटर की बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और चलिए भाई लोग अब इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। डुअल चैनल ABS है, जैसे हम लोगों ने FZS को टेस्ट किया था। इसमें सबसे पहले हम लोग फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। ये देखा आप लोगों ने काफ़ी तरीके से ये बंद हुई है। बाकी ये जो रिस्पांस है ना इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन FZS वर्जन 4, क्योंकि वहाँ पर भी जो डिस्क है 282 यहाँ पर भी सेम है और वहाँ पर भी ABS है यहाँ पर। बाकी दोनों में ही ABS की इंट्रूशन मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई और जो रिस्पांस वगैरह है वो आप लोगों को FZS में जैसे मिल रही थी यहाँ पर भी सही मिल रही है। काफ़ी अच्छा मतलब बाइट और फीडबैक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर ही लेते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर ब्रेक अप्लाइड। ये देखा आप लोगों ने, जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया ना तब भी, क्योंकि ABS लगी है तो ये फिसली नहीं है। लेकिन एक बात है, आप लोगों ने देखा था VVA यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी। 7400 RPM के ऊपर जब भी आप जाते हैं तो VVA एक्टिवेट हो जाती है, जाकि यहाँ परफॉर्मेंस में आप लोग को और ज़्यादा यहाँ पर मतलब एक एनहांसमेंट देखने को मिला। ये चीज़ भी आप लोग को FZS में देखने को नहीं मिलती है। बाकी अगर आप रियर ब्रेक रिस्पॉन्स देखते हैं, हाँ क्योंकि डुअल चैनल ABS है, मुझे हल्की सी वो जो ABS की जो इंट्रूशन है वो फील हुई थी और गाड़ी फिसली भी नहीं है जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया था तब भी। और चलिए अब दोनों को साथ में अप्लाई करके देखते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट एंड ब्रेक अप्लाइड। डेफिनेटली भाई लोग यहाँ पर एक चीज़ तो कहना होगा कि डुअल चैनल ABS की वजह से ना आप लोगों को कॉन्फिडेंस एक अलग देखने को मिलती है। लेकिन हाँ ये भी सही है कि पीछे में और सामने में दोनों में आप लोगों को जो ब्रेक मिलती है इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन FZS वर्जन 4। तो बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग एबिलिटी में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर रियर ब्रेक में ABS है तो फिसलती भी नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ अगर आप FZS में अगर आप हार्ड ब्रेकिंग कर दे रहे हैं पीछे में तो शायद वो फिसल सकती है। बाकी नहीं फिसलना है तो कैसे आपको ब्रेक अप्लाई करना है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को वहाँ पर FZS वर्जन 4 के टाइम पर बता दिया है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले बात मुझे ये बतानी होगी कि ये जो कॉर्नरिंग में कर रहा हूं ना कॉर्नरिंग इसको समझ लीजिए। कॉर्नरिंग जब मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन USD यहाँ पर हल्की सी ना सामने में आप लोगों को USD मिलने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को स्टिफनेस बिल्कुल समझ में आ रही है। अब USD है किस लिए फ्रेंड्स, वो इसीलिए तो है कि ताकि वो स्टिफनेस समझ में आए, कॉन्फिडेंस आप लोगों को और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो हैंडलिंग में ऐड हो जाती है। सामने की जो सस्पेंशन है डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर है व्हेन कंपेयर टू FZS वर्जन 4। रियर में अगर आप देख रहे हैं तो रियर की जो आप कह सकते हैं मतलब जो रिस्पॉन्स मिलेगी सस्पेंशन में से वो आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी FZS वर्जन 4 की। बाकी मैं बता सकता हूँ कि FZS वर्जन 4 ना आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड दे सकती है अगर आप लोग गड्ढे पर भी जा रहे हैं। लेकिन इस बाइक के साथ अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको कॉर्नरिंग अच्छी तरीके से निकाल कर दे सकती है। टॉप स्पीड पे भी आपको स्टेबिलिटी देगी। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं वहाँ पर भी अच्छी स्टेबिलिटी है और गड्ढे पर यहाँ पर भी उसको थोड़ी सी उतारते हैं। ये देखिए यहाँ पर ना फीडबैक आप लोगों को सामने वाली जो सस्पेंशन है उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मिल रही है। यहाँ पर FZS क्या है, ये बहुत ज़्यादा आपको वो जर्क फील नहीं कराती है क्योंकि वहाँ पर सस्पेंशन ना थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे व्हेन कंपेयर टू दिस USD बिल्कुल देखने में मिलते हैं। बाकी ये कह सकता हूँ हाँ बहुत ज़्यादा अगर आप गड्ढे पर जा रहे हैं तो शायद ये आपको झटका ज़्यादा महसूस कराए, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और हैंडलिंग की अगर ओवरऑल बात करी जाए भाई लोग तो हाँ यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट तो है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिटिंग पोजीशन में थोड़ी सी डिफरेंस है, तो दोनों के हैंडलिंग भी डिफरेंस है। वहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलती है। सिटी राइड्स वगैरह में बहुत आपको मतलब बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्प
करती है। यहाँ पर क्या है ना, ये थोड़ी सी वो नेकेड वाली फील आपको देती है। अगर आप नेकेड स्ट्रीट फाइटर वाली एक बाइक चाह रहे थे, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल तो दोनों में ही है, मतलब हाँ, बाकी आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाती है। खास बात यहाँ पर क्या है कि आप लोग को यहाँ पर गियर पोस्चर सेंसर दिख जाती है, जो आप लोग को FZS वर्जन 4 में देखने को नहीं मिलती है। बाकी हाँ, अगर आप ओवरऑल इसकी अगर आप मतलब मुझसे पूछेंगे कि मतलब राइडिंग फील क्या है, ये जो रियर व्यू मिरर है, मैं अगेन कहूँगा कि दोनों में ही काफ़ी हद तक सेम है, तो ये थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। मुझे बस यही चीज़ यहाँ पर फील हो रही है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को ओवरऑल इस बाइक के बारे में बता दिया, और चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द कंक्लूजन के 2023 में आप लोगों को दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा सही महसूस हो सकता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अबाउट द कंक्लूजन, दोनों बाइकों में से कौन सा बाइक आप लोगों को खरीदना चाहिए। देखिए, ये आप लोगों को करीबन 1.5 लाख और ये आप लोगों को करीबन 2 लाख तक में मिल रही है। बाकी एग्जैक्ट प्राइसेस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, तो 50,000 रुपये तक की डिफरेंस है। वर्डिक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रखते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन या फिर बहुत ज़्यादा टॉप एंड परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक अच्छी लुक, एक कंफर्टेबल राइड, आप सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, क्रूजिंग आप ज़्यादा करते हैं, आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए, आपको सेफ्टी भी अच्छी चाहिए, आपको चौड़ी टायर चाहिए, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए, LED हेडलाइट वगैरह चाहिए, और इंजन की ड्यूरेबिलिटी भी आपको अच्छी चाहिए, आप यामाहा पे भरोसा करते हैं, 1.5 लाख में ये जो बाइक है, ये सारी चीज़ें विद E20 इंजन अगर आपको चाहिए, तो मेरे ख्याल से 1.5 लाख में ये बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ा नेकेड स्पोर्ट अच्छी लगती है, आपको थोड़ा एक्सेलरेशन पसंद है, आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस ज़्यादा सही लगता है, आप लोग को USD चाहिए ताकि कॉर्नरिंग वगैरह आप कर सकें, आपको चौड़ी टायर चाहिए, आपको माइलेज भी 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, आपको लिक्विड कूल्ड इंजन चाहिए, आपको नेकेड स्पोर्ट्स वाली जो बाइक है वो अच्छी लगती है, आपको ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए ताकि कॉल SMS अलर्ट वगैरह आप वहाँ पर एक्सेस कर सकें, और साथ ही अगर आप लोग को यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह चाहिए, एंड टॉप ऑफ ऑल, क्योंकि बजट मैटर करती है, अगर आपकी बजट अराउंड 2 लाख तक की है, आप कॉलेज को स्टूडेंट है, थोड़ा सा आपको अपना स्टाइल क्वेश्चन बनाना है, तो मेरे ख्याल से ये वाली जो बाइक है ना, आप लोगों के लिए बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। बाकी फ्रेंड्स, ये था मेरा वर्डिक्ट। आप लोग दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, बिल्कुल अब मुझे नीचे कमेंट में लेकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।